तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शेखर सिंह है और आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे ही दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है जो कि ठीक उसी ने मुझे सुनाई हुई है। दोस्तों मेरे दोस्त का नाम दीपू चौहान है। वो किसी कंपनी में जॉब करता था जो कि उसके घर से काफ़ी दूरी पर था। एक दिन उसे वहाँ से आने में काफ़ी देरी हो गई। वो जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता था। ठीक उसके साथ दो और लोग थे। वो तीनों जैसे ही शमशान घाट के पास पहुँचे तो उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। फिर वो लोग गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले। जब वे लोग गाड़ी से उतरे तो उन तीनों को एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, मगर दीपू ने सोचा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज़ होगी। उसी बीच उन्हें उस रोड पर एक औरत दिखाई दी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इसके बाद वो औरत उनके पास आई और उनसे कहने लगी कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। फिर दीपू ने उससे कहा कि हमारी कार तो खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों उस औरत ने कहा कि मैं गाड़ी का थोड़ा बहुत काम जानती हूँ, क्या मैं एक बार देख सकती हूँ। उस औरत ने उस गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मेरे दोस्त दीपू ने उसे लिफ्ट दे दी। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से थोड़ा आगे ही निकले थे कि मेरे दोस्त की नज़र कार के शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि उस औरत का चेहरा शीशे में काफ़ी भयानक सा नज़र आ रहा था। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो अब की बार उसका चेहरा वैसा ही दिखाई देने लगा जैसे कि शीशे में दिखाई दे रहा था। इसी बीच वो कहने लगी कि तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहो वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। दोस्तों उस वक्त वो लोग बहुत डर गए थे। वैसे गाड़ी में हनुमान जी की तस्वीरें भी रखी हुई थी। इसी बीच दीपू ने कहा कि आप आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वो भी तुरंत ही आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। इसके बाद मेरे दोस्त दीपू ने उन हनुमान जी की तस्वीरों को उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर वो थोड़ा असहज हो गई। वो बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई टॉर्च की रोशनी सीधा उसके आंखों पर मार रहा हो। ऐसा करते करते वो अचानक ही कहीं गायब हो गई। इसके बाद मेरे दोस्त दीपू ने काफ़ी तेज गाड़ी दौड़ाई और वो सीधा घर आ गया। घर आने के बाद अगले दिन उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया। दीपू का मानना है कि अगर उस रात गाड़ी में हनुमान जी की तस्वीरें ना होती तो न जाने उन तीनों के साथ क्या हो जाता। कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी की वजह से ही उनकी जान बच पाई। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शेखर सिंह की कहानी। दोस्तों इनकी कहानी में जो कुछ भी हुआ आपको इस पर कितना यकीन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अविनाश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक दोस्त के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात 2021 की है जब लॉकडाउन के कारण स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी। वैसे हमें भी छुट्टियां पड़ी हुई थी तो मैं और मेरे दोस्त पहाड़ों की तरफ भैंसों को ले जाया करते थे। एक दिन रात के लगभग 8 बजे मुझे मेरे पड़ोस के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। आपको एक बात बता दूं कि मेरा दोस्त मेरा पड़ोसी ही था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं और मेरा पूरा परिवार मेरे दोस्त के घर पर गए और तो और वहाँ जाकर हमने जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे दोस्त को उसके बड़े भाई ने पकड़ रखा है। उस वक्त मेरा दोस्त काफ़ी डरावनी आवाज़ में चिल्ला रहा था। मेरे दोस्त के पास मेरे दादाजी और गांव के कुछ लोग
पहले से ही मौजूद थे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे दादाजी के ऊपर देवता आते हैं, इसीलिए उस समय वहां पर मौजूद सभी लोग देवता को बुलाने के लिए उन्हें पुकार रहे थे। तभी गांव के एक चाचा जी ने मेरे दोस्त से पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तभी मेरे दोस्त के अंदर जो आत्मा थी उसने जवाब दिया कि मैं घाटी वाला हूं। दरअसल दोस्तों, हमारे गांव में एक पहाड़ के पास एक घाटी है जो कि आगे जाकर एक हाईवे से जुड़ती है। अक्सर उस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि उस जगह में दिन में 12 से 1 बजे के बीच नहीं जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, मैं तो कई बार उस जगह पर 12 बजे गया हूं, मगर मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शायद इसकी वजह यह होगी कि मेरे और मेरे पूरे परिवार के पास एक ताबीज है। शायद इसीलिए आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो आत्मा कहने लगी कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उस प्रेत की ये बातें सुनने के बाद मेरे दोस्त के बड़े भाई को गुस्सा आ गया। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे दोस्त को 2 लात मार दी। थोड़ी देर बाद उसे विभूति लगाई गई, जिसके बाद मेरा दोस्त थोड़ा ठीक सा हो गया। मगर दोस्तों, ठीक होने के बाद भी उस प्रेत ने मेरे दोस्त को परेशान करना नहीं छोड़ा। वो कभी कभी मेरे दोस्त के अंदर आकर उसे परेशान करता था। मगर इसके बाद मेरे दादाजी ने मेरे दोस्त को एक ताबीज दिया। सच कहूं तो ताबीज देने के बाद से अब वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अविनाश की कहानी। दोस्तों, वैसे इनकी कहानी ठीक थी, मगर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आज जिनकी कहानी सुनाने वाला हूं, उन्होंने पहले भी हमें कई कहानियां भेजी हुई हैं। ठीक इसीलिए ये मेरा दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही मैं भी इनको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हमें सच्ची घटनाओं से जुड़ी कई कहानियां भेजी। आखिर इन्हीं कहानियों की वजह से ही तो मैं अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। खैर, अब आते हैं कहानी के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। मैं वेस्ट बंगाल रायगंज का रहने वाला हूं और ठीक ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे और मेरे पिताजी को फिशिंग करने का बहुत शौक है। एक दिन मैं और पिताजी फिशिंग करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी अचानक से बारिश हो गई। फिर हमने बारिश के रुकने का इंतजार किया और फिर जब तक बारिश रुकी तो हमें जाने के लिए काफी देर हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने जाने से मना कर दिया। मगर दोस्तों, मैं बहुत जिद्दी था। मैंने अपने पिताजी से काफी जिद की। मेरी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा, जिसके बाद वो चलने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद फिशिंग करते करते मेरे पिताजी के पास उनके साथ में काम करने वाले एक आदमी का फोन आ गया। बात खत्म होते ही पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा, अभी तुम मेरे साथ चलो, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। मैंने पिताजी से कहा कि आप जाइए, मैं यहीं पर रहूंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। पिताजी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, पर तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, और तो और जब तक मैं वापस आकर तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखूंगा तब तक तुम किसी के बुलाने पर भी कोई जवाब मत देना। दोस्तों, पिताजी की ये बात मुझे बड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन उस वक्त मैंने ऐसे ही कह दिया कि चलो ठीक है। पिताजी अब वहां से जा चुके थे। उन्हें वहां से गए लगभग 15 मिनट बाद मुझे मेरे पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, तुम इधर आओ, यहाँ पर काफी मछलियां हैं। जहां तुम बैठे हो उस तरफ तो मछलियां ही नहीं है। दोस्तों, ये आवाज मेरे पिताजी की ओरिजिनल आवाज की तरह थी, बिल्कुल हूबहू। यकीन कीजिएगा, मैं उस आवाज से बिल्कुल सम्मोहित हो गया था। मैं कमर तक पानी में उतर चुका था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसी समय मेरे पिताजी और उनके दोस्त आ गए। उनकी नजर जब मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे पानी में पाया। वो तुरंत ही मुझे पानी से निकालने के लिए पानी में उतर गए। इसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे जोरों से थप्पड़ मारा और कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर दोस्तों, मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा कि इसमें आपके बेटे का कोई दोष नहीं है। इस तालाब में एक औरत की डूबने से मौत हुई थी
शायद वही औरत आपके बेटे को भ्रम में डालकर मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम समय रहते यहाँ पर आ गए। हमें तो बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहीं हमें देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अंकुश की कहानी। दोस्तों ये एक छल की कहानी थी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम नौशीन है। मैं बांग्लादेश ढाका शहर की रहने वाली हूं। और दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो मेरी नानी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात काफी साल पुरानी है। उस वक्त मेरी माँ काफी छोटी थी। उन दिनों मेरी नानी मेरी माँ के साथ सोती थी। एक दिन मेरी नानी जी की आधी रात में नींद टूट गई क्योंकि मेरी नानी को खिड़की के पास किसी की आवाज सुनाई थी। उस वक्त रात के करीब 3 बजे होंगे। आवाज सुनकर नानी जी खिड़की खोलकर देखने लगी। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि एक सफेद रंग का घोड़ा बाहर खड़ा है। उस घोड़े के ऊपर कोई बैठा भी नहीं था। लेकिन देखते ही देखते वो कुछ दूर जाकर अचानक कहीं गायब हो गया। बस यही नज़ारा मेरी नानी हर रोज देखा करती थी, पर आज तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बाकी दोस्तों ये कहानी इतनी तो है ही, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या था। मैं बस ये छोटी सी बात के जरिए आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको इस बात का अंदाजा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी नौशीन की कहानी। दोस्तों कहानी तो काफ़ी छोटी थी, मगर इनके सवाल ने इस कहानी को काफ़ी बड़ा कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप इन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सौरभ गौतम है और मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बालोद का रहने वाला हूँ। वैसे ये कहानी मेरी नानी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है और ये बात भी पिछले साल की है। उन दिनों ठंड का मौसम आने वाला था। मेरी नानी जी का घर हमारे घर से कुछ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मेरे मामा जी गांव में ही कहीं लोहार नाम का एक गांव पड़ता है, वो वहां अपने काम से गए हुए थे। काम के सिलसिले में उन्हें थोड़ा गांव से बाहर जाना था, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर चले गए। दोस्तों वो जहां गए हुए थे वो जगह एक जंगल जैसा था। वहां ठीक उन्हें एक बकरी का बच्चा दिखाई दिया जो कि बिल्कुल अकेला था। आसपास देखा तो उसकी माँ भी नहीं थी। दोस्तों उस बकरी के बच्चे के साथ काला जादू किया गया था और ये बात मेरे मामा जी को पता नहीं थी। वो ठीक उस बच्चे को घर पर लेकर आ गए। उस वक्त गांव वालों ने भी उन्हें काफी मना किया, पर पता नहीं उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने किसी की बात ही नहीं मानी। वो ठीक उस बकरी के बच्चे को लेकर घर के अंदर आ गए। दोस्तों उस बच्चे को घर लाने के बाद ठीक अगले दिन ही वो बच्चा मर गया। बस तभी से मेरी नानी जी के घर में बुरा समय शुरू हो गया। इसके बाद मेरे नाना नानी को एक रात एक जैसा ही डरावना सपना आया जो कि उन्हें लगभग रोज आने लगा। इसके बाद से मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मामा जी की भी अपने घर में लड़ाई शुरू हो गई थी। वो लड़ाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब मेरी मौसी और मेरी बहन नानी जी के घर पर गए थे तो शायद वो साया वहीं आसपास ही था। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मैं वहां जाने से बहुत डरता हूं, और तो और अगर किसी काम से जाना भी पड़ जाए तो रात में मैं वहां पर कभी नहीं रुकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो साया वहीं है, शायद वो वहां से गया नहीं है। दोस्तों ये तो है नानी जी के घर की एक छोटी सी कहानी। इसी तरह दोस्तों एक बार मेरे दोस्त के अंकल के साथ भी ऐसा ही कुछ घटा। ठीक मेरे दोस्त ने ही मुझे इस कहानी के बारे में बताया था। दरअसल ये बात तब की है जब मेरा दोस्त अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। उस वक्त मेरे दोस्त को एक अंकल जी मिले जो कि अपने बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल से करवा रहे थे।
मेरे दोस्त की उन अंकल जी से बातचीत होना शुरू हो गई थी। इसीलिए एक दिन उन्हीं अंकल ने मेरे दोस्त को बताया कि उन्होंने अपनी जवानी में भूत प्रेत आत्माएं इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और तो और वो रात को कभी भी 12 या 1 बजे ही घर से निकलकर बाहर शमशान या कब्रिस्तान पर जाया करते थे। और तो और इस दौरान उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ना ही उन्हें कुछ दिखाई दिया। इसी तरह एक रात उन्हें एक बाबा जी दिखाई दिए तो ठीक अंकल जी उनके पास जाकर उन्हें भी यही बोलने लगे कि ये भूत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसके बाद उनके इतना कहते ही उन बाबा जी ने उनसे कहा कि कल रात को 12 बजे मुझे यहीं पर मिलना। अंकल जी ठीक है कहकर अगली रात को भी ठीक 12 बजे उन बाबा जी से मिलने के लिए वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन बाबा जी ने कहा कि ये मेरा घर है, तुम इसके बीच में आकर खड़े हो जाओ और चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तुम इस जगह से मत हिलना। अंकल जी ने बताया कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बाबा जी ने करने को कहा था। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उन्हें बहुत डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। वैसे उस जगह पर कोई आवाज नहीं थी, मगर ठीक उस घेरे के अंदर आते ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि वो अंकल जी वहां से भाग गए। वो भागकर घर जाकर सोने की कोशिश करने लगे, मगर ना जाने उनकी नींद कहीं गायब हो गई थी। दोस्तों, साथ ही अंकल जी ने मेरे दोस्त से एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो उन आवाज़ों को अब तक नहीं भूल पाए हैं। जब भी वो उन आवाज़ों को याद करते हैं तो वो अब भी काफ़ी डर जाते हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सौरभ गौतम की कहानी। आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे चैनल के लिए दूसरी बार कहानियां भेजी हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम व पता गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरी मौसी जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2003 की है। मेरी छोटी मौसी जी गुजरात में रहती है। इसी तरह एक दिन मेरी माँ उनके वहाँ कुछ दिन के लिए रहने गई थी। उन दिनों गर्मियों का मौसम चल रहा था। मासी के घर जाने के 2 दिन बाद मासी ने मेरी माँ से कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। उस वक्त उनके साथ उनकी पड़ोस की कुछ सहेलियां भी थी। माँ ने कहा कि ठीक है चलते हैं। घूमते घूमते मासी ने माँ से कहा कि हम अहमदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक अदलास बावरी है, वहां पर चलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात बता दूं कि उस बावरी को कुछ लोग कुआं भी कहते हैं। वो बावरी पूरे गुजरात में मशहूर है। काफी साल पहले उस जमाने में अदलास बावरी को एक रानी ने बनवाया था, लेकिन वक्त के गुजरते वो कुआं उस वक्त काफी पुराना था, मगर देखने लायक था। उसके ठीक आसपास बगीचे भी थे। खैर, सभी लोग संडे को जाने वाले थे। रविवार वाले दिन सुबह सब जल्दी उठ गए। उन्होंने नाश्ता किया और करीबन माँ और मासी सहित सभी लोग घूमने अदलज की बावरी चले गए। वहां पहुंचकर सभी लोगों ने खूब मौज मस्ती की। फिर जब शाम हुई तो वहीं बगीचे में मासी ने माँ से कहा कि मुझे जरा वॉशरूम जाना है, मैं कुछ दूर होकर आती हूँ। जाते वक्त माँ ने कहा कि ज़्यादा दूर तक मत जाना। इसके बाद मासी फ्रेश होने के लिए कुछ दूर चली गई। वो ठीक जैसे ही फ्रेश होकर वापस आ रही थी तो उनको रास्ते में सांप की केचुली मिली। मासी ने कहीं से सुना था कि सांप की केचुली को घर में रखने से काफ़ी धन दौलत आती है। केचुली को देख मासी एकदम खुश हो गई। उन्होंने तुरंत उस केचुली को उठाकर अपने पर्स में रख लिया। माँ के पास पहुंचकर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर आ गए। थकान ज्यादा होने के कारण मासी और माँ ने रात का खाना खाया और चुपचाप सोने चले गए। देर रात मासी को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि एक औरत आई। वो बेहद ही खूबसूरत थी। वो औरत मासी को नाचते हुए दिखाई थी। किसी तरह वो रात तो निकल गई, लेकिन दूसरी रात भी मासी को फिर से वही औरत
सपने में दोबारा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो औरत मासी को बड़ी बड़ी आंखें निकालकर घूरे जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो उनकी जान ही ले लेगी। मासी तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई, लेकिन फिर भी मासी ने किसी को कुछ ना बताना ही ठीक समझा। अब तीसरी रात आ चुकी थी और ठीक वही औरत मासी के सपने में आई। इस बार उसके पैर नहीं थे, बल्कि पैर की जगह उस पर पूंछ लगी हुई थी। वो दोबारा मासी को आंख दिखाने लगी, पर इस बार मासी बहुत ज्यादा डर गई। वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उन्होंने रात में ही मेरी माँ को जगाया और उनसे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है। तब जाकर कहीं मासी ने माँ को तीनों दिन लगातार जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब कुछ बताया। फिर माँ ने मासी से पूछा कि ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है। मासी ने कहा, जब से हम अदालत की बावरी से आए हैं। मासी की बात सुनकर मेरी माँ कुछ देर तक खामोश रही और कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद माँ ने मासी से कहा कि सच बताओ, तुम वहां से कुछ उठाकर तो नहीं लाई हो। दोस्तों, पहले तो मासी ने कहा नहीं, लेकिन कुछ देर बाद मासी ने कहा, जब मैं वहां वॉशरूम के लिए गई थी तो वहां रास्ते में मुझे सांप के केचुली मिली थी। मैंने सोचा कि इसे घर में रखने से शुभ होगा, बस इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे घर में लाकर रख दिया। दोस्तों, इसके बाद माँ मासी पर काफी गुस्सा हुई। उन्होंने मासी से कहा कि तुम बेवकूफ हो, ऐसी चीजें कभी भी घर में नहीं लानी चाहिए, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मासी ने डरते हुए कहा कि अब क्या होगा और मैं क्या करूं। तब माँ ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सुबह ही मेरे पिताजी के साथ उसी जगह पर जाओ जहां से तुम्हें ये मिला था। इसे ठीक वहीं पर रखकर आना और माफी जरूर मांग लेना। कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, मासी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि माँ ने उन्हें समझाया था। यकीन कीजिए, वो सब करने के बाद से उन्हें वो औरत नहीं दिखाई दी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक कहानी और सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2019 की है। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा है। वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका नेचर काफ़ी अच्छा था। उसके परिवार वालों ने 2019 में उसकी शादी कराने का फैसला किया, लेकिन निशा शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने माँ और पिताजी को काफ़ी समझाया, लेकिन निशा की एक ना चली। आखिरकार उसकी शादी पड़ोस के गांव में रह रहे एक लड़के से हो गई। शादी के 3 महीने बाद निशा के ससुराल में से निशा के घर पर फोन आया कि आपकी बेटी काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। जब दूसरे दिन निशा के घर वाले उसके ससुराल गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि निशा सभी को घूरे जा रही थी और वहां पर सभी मौजूद लोगों को गाली गलौज दे रही थी। अगर कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो उसे मारती। जब निशा के परिवार वालों ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सब नाटक कर रही है, क्योंकि ये तो शादी के पहले से ही खिलाफ थी। फिर सबने मिलकर सोचा कि हम निशा को कुछ दिन तक अपने घर ले जाते हैं। उन लोगों ने निशा को उसके घर पर भेज दिया। कुछ दिनों तक तो निशा की सारी हरकतें देखी। घर वालों ने कुछ दिनों तक तो निशा की ये सारी हरकतें देखी। फिर सभी ने मिलकर निशा से बोला कि बेटा, अगर तुझे ये शादी मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तेरा डिवोर्स करवा देंगे, लेकिन बेटी प्लीज तू ये हरकतें मत करना। परिवार वालों के काफी समझाने के बाद भी निशा पर जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहीं पास के जानकारों ने कहा कि शायद इसके ऊपर कुछ ऊपरी साया आ गया है। निशा के घर वाले ये सुनकर काफी डर गए। इसके बाद सभी ने सोचा कि किसी बड़े पुजारी को बुलाकर लाते हैं। तभी दूसरे दिन बड़े पंडित जी से बात हुई और वो ठीक उसी शाम को उनके घर पर पहुंच गया। उस वक्त आसपास पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू की। दोस्तों, शुरू में तो निशा शांत ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत गुस्से में आ गई। कहने लगी कि बंद कर तेरा ये तमाशा, वरना आज तू मारा जाएगा। पंडित जी ने दोबारा पूजा शुरू ही की थी कि निशा तभी किसी मर्द की आवाज़ में बोलने लगी। दोस्तों, उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पूजा चल ही रही थी कि निशा अपनी जगह से उठी और उस पंडित को एक जोर से चांटा मारा। वो चांटा इतनी जोर का था
कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंज उठी। पंडित जी पीछे बगीचे की तरफ मुड़कर रह गए और पंडित जी की जान वहीं के वहीं निकल गई। उस वक्त बाकी हम सब लोग बाहर ही खड़े हो रखे थे। ये सब देख निशा के घर वाले काफी ज्यादा डर गए थे। उसके बाद निशा जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी कि बड़ा आया पूजा करने वाला। वो हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। निशा की यह हालत देखकर उसके घर वाले जो कि बाहर खड़े हो रखे थे सभी रोने लगे। निशा की मां रोते हुए बोली कि हाय मेरी बेटी, ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। दोस्तों इसी के ठीक दूसरे दिन जब निशा की मां सुबह सुबह निशा के कमरे में आई और कमरे में आकर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो एकदम सुन्न पड़ गई थी। उन्होंने देखा कि निशा अपने बेड पर लेटी हुई है और उसके मुंह से इतना ज्यादा खून निकल रहा था कि पूरा का पूरा बिस्तर खराब हो गया था। इसके बाद जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने ये बताया कि निशा अब हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों इस घटना के दौरान बेचारा पंडित और निशा दोनों की जान चली गई। कहते हैं कि कई बार इतनी ज्यादा बुरी आत्माएं होती हैं कि इंसान की जान तक ले लेती हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी इस चीज को कभी हल्के में ना लें, अच्छे से जांच पूछ कर लें। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आखिरी की 2 कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों हो सके तो आप कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता रहता हूं। बाकी दोस्तों जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।